केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आगामी 1 फरवरी को लोकसभा में अपना लगातार 9वां केंद्रीय बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। मोदी 3.0 सरकार के इस तीसरे पूर्ण बजट की तैयारियां अब अंतिम चरण में हैं। ये बजट ऐसे समय में देखिए आ रहा है जब भारतीय अर्थव्यवस्था 7.4% यानी कि 7.4% की विकास दर दर्ज कर रही है, लेकिन साथ ही वैश्विक भू राजनीतिक वातावरण अनिश्चित बना हुआ है। बजट तैयार करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी अहम भूमिका है उनकी। इसके साथ ही वित्त मंत्रालय में अनुभवी नौकरशाहों की एक टीम वित्त मंत्री को इस महत्वपूर्ण वित्तीय दस्तावेज को अंतिम रूप देने में सहायता भी कर रही है। ये टीम राजकोषीय अनुशासन, राजस्व जुटाने और आर्थिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाएगी। बजट तैयार कैसे होता है, उसके पीछे कौन कौन से वो लोग शामिल हैं, इस बजट 2026-27 के बीच खास तौर पर वही चेहरे आज हम यहाँ पर डिकोड करेंगे आपके सामने, जो आपके लिए इस बजट को तैयार कर रहे हैं। देखिए, बजट 2026-27 को तैयार करने वाले प्रमुख चेहरे वित्त मंत्रालय के 6 विभागों के सचिव और मुख्य आर्थिक सलाहकार इस बजट निर्माण प्रक्रिया के प्रमुख स्तंभ हैं। सबसे पहला नाम इसमें है अनुराधा ठाकुर का। बजट की मुख्य सूत्रधार आर्थिक मामलों की सचिव अनुराधा ठाकुर इस बजट की प्राथमिक शिल्पकार मानी जा रही हैं। वो बजट दस्तावेजों को तैयार करने वाले बजट प्रभाव का जो नेतृत्व है उसको करती हैं और संसाधनों के आवंटन और मैक्रो इकोनॉमिक ढांचे को तय करने वाली प्रमुख अधिकारी भी हैं। 1994 बैच की हिमाचल प्रदेश कैडर की आईएएस अधिकारी अनुराधा ठाकुर ने 1 जुलाई 2025 को विभाग की कमान संभाली थी। विशेष बात यह है कि वो इस विभाग का नेतृत्व करने वाली पहली महिला आईएएस अधिकारी भी हैं। बतौर सचिव ये उनका पहला बजट होगा। फिर दूसरा चेहरा है अरविंद श्रीवास्तव का, जो कि टैक्स प्रस्तावों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। राजस्व सचिव के रूप में अरविंद श्रीवास्तव बजट भाषण के भाग बी यानी कि पार्ट बी के लिए जिम्मेदार हैं, जिसमें कर प्रस्ताव शामिल होते हैं। उनकी टीम प्रत्यक्ष कर, आयकर, कॉर्पोरेट टैक्स और अप्रत्यक्ष कर यानी कि जीएसटी, सीमा शुल्क का प्रबंधन करती है। हालांकि राजस्व सचिव के रूप में ये उनका पहला बजट है, लेकिन वित्त मंत्रालय में संयुक्त सचिव बजट और पीएमओ में वित्त मंत्रालय से संबंधित मामलों को संभालने का उनका पुराना अनुभव महत्वपूर्ण होगा। टीडीएस और सीमा शुल्क के युक्तिकरण की उम्मीदों के बीच राजस्व जुटाने में उनकी भूमिका भी अहम होगी। फिर तीसरा नाम है वुमलुंग वुलनाम का। सरकारी खजाने के संरक्षक हैं। व्यय सचिव वुमलुंग वुलनाम सरकारी खजाने के संरक्षक के रूप में कार्य करते हैं। उनका मुख्य कार्य राजकोषीय घाटे का प्रबंधन करना है, सब्सिडी को तर्कसंगत बनाना और केंद्रीय योजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी करना है। फिर अब अगला नाम है एम नागराजू का। बैंकिंग और सामाजिक सुरक्षा की जिम्मेदारी इनके कंधे है। वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू सरकार की वित्तीय समावेशन और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को आगे बढ़ाने में शामिल हैं। उनका विभाग सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, बीमा कंपनियों और पेंशन प्रणालियों के वित्तीय स्वास्थ्य की निगरानी करता है, जो क्रेडिट ग्रोथ और डिजिटल अपनाने के एजेंडे को चलाने के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर है अरुणेश चावला, विनिवेश और सीपीएसई के संचालक। देखिए, अरुणेश चावला सरकार के विनिवेश और निजीकरण के रोडमैप के लिए जिम्मेदार हैं। सीपीएसई में हिस्सेदारी बेचकर गैर कर राजस्व लक्ष्य हासिल करना इनका कार्यक्षेत्र है। फिर अगला चेहरा है के मूसा चालई का, लोक उद्यम विभाग सचिव ये हैं। के मूसा चालई का काम कार्य चुनिंदा सीपीएसई की पूंजीगत व्यय यानी कि कैपेक्स योजनाओं और संपत्ति मुद्रीकरण यानी एसेट मैनेजमेंट की निगरानी करना है। फिर मुख्य आर्थिक सलाहकार की भूमिका यहाँ पर आती है। इन प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा देखिए मुख्य आर्थिक सलाहकार यानी कि सीईए वी अनंत नागेश्वरन का कार्यालय बजट के लिए व्यापक मैक्रो इकोनॉमिक संदर्भ प्रदान करता है। उनका जो कार्यकाल है, इसके अलावा उनका जो कार्यालय है, उनका जो ऑफिस है, वो आर्थिक विकास का पूर्वानुमान लगाने, कृषि, उद्योग और सेवा जैसे क्षेत्रों के प्रदर्शन का विश्लेषण करने और वैश्विक जोखिमों का आकलन करने के साथ साथ राजकोषीय नीति पर वित्त मंत्री को सलाह देना भी है। आगामी बजट में विकास की गति को बनाए रखने और राजकोषीय घाटे को नियंत्रित करने की दोहरी चुनौती होगी। अनुराधा ठाकुर और अरविंद श्रीवास्तव जैसे नए नेतृत्व और अनुभवी नौकरशाहों का ये मिश्रण भारत की आर्थिक नीति की दिशा तय करने में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध होने वाला है। अब बजट की तैयारी होती कैसे है, ये भी जानिए।
चेहरे तो उसके पीछे आपने जान लिए, लेकिन तैयार कैसे होता है? देखिए, केंद्रीय बजट बनाने का काम बजट पेश होने से करीब 4 महीने पहले शुरू हो जाता है। इस पूरी प्रक्रिया की जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आने वाला डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स के बजट डिवीजन के पास होता है। ये डिवीजन सभी मंत्रालयों से अगले वित्त वर्ष की योजनाओं और जरूरतों का ब्यौरा मांगता है। इन मांगों की समीक्षा के बाद सरकार तय करती है कि किस मंत्रालय को कितना बजट दिया जाएगा। यूनियन बजट बनाने की प्रक्रिया में सरकार आम लोगों की राय समेत विभिन्न इंडस्ट्री के प्रमुखों, इकोनॉमिस्ट्स, ट्रेड यूनियंस के लोग, किसान समूहों के प्रतिनिधियों की राय भी लेते हैं। देश के प्रमुख उद्योग चैम्बर्स भी वित्त मंत्रालय को बजट से संबंधित अपनी उम्मीदों की जानकारी देते हैं। इन सभी के उम्मीदों की सरकार समीक्षा करती है। एक बार जब पूरी बजट की रूपरेखा तैयार हो जाती है तो वित्त मंत्री इसके बारे में देश के प्रधानमंत्री को जानकारी देते हैं। प्रधानमंत्री की मंजूरी मिलने के बाद यूनियन बजट को फाइनल किया जाता है। बजट बनाने की अहम जिम्मेदारी वित्त मंत्रालय के अधीन डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स यानी कि DEA की होती है। इसमें वित्त मंत्री के साथ साथ वित्त सचिव, राजस्व सचिव और व्यय सचिव की एक कोर टीम तैयार करती है। इसके अलावा नीति आयोग और अलग अलग मंत्रालयों के एक्सपर्ट डेटा और अनुमानों पर काम किया जाता है। बजट की छपाई से पहले वित्त मंत्रालय में एक पुरानी परंपरा भी निभाई जाती है जिसे हलवा सेरेमनी कहा जाता है। इसके बाद बजट से जुड़े अधिकारी और कर्मचारी नॉर्थ ब्लॉक के बेसमेंट में कैद हो जाते हैं। मोबाइल और इंटरनेट काट दिया जाता है जिससे बजट की एक भी जानकारी लीक ना हो सके। ये पूरी गोपनीयता देश की अर्थव्यवस्था की सुरक्षा के लिए जरूरी होती है। ब्लू शीट, वो भी आप जानिए। देखिए, ये बजट का सबसे अहम दस्तावेज होता है जिसमें बजट के मुख्य आंकड़े होते हैं। इस शीट को वित्त मंत्रालय के बाहर ले जाने की अनुमति किसी को नहीं होती, यहाँ तक कि वित्त मंत्री भी इसे एक तय समय तक ही देख सकती हैं। आमतौर पर केंद्रीय बजट 1 फरवरी को सुबह 11 बजे संसद में वित्त मंत्री पेश करती हैं। पहले फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन 2017 से सरकार ने इसकी तारीख बदलकर 1 फरवरी कर दी थी, जिससे नए वित्त वर्ष यानी 1 अप्रैल से पहले सारा काम पूरा हो सके। बजट सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है। देखिए, इसमें तय होता है कि आपकी इनकम पर कितना टैक्स लगेगा, राशन, मोबाइल और गाड़ियां सस्ती होंगी या फिर महंगी, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर पर सरकार कितना खर्च करेगी, कितना पैसा लगाएगी। इसके अलावा हर साल बजट वाले दिन एक तस्वीर देश भर में सबसे ज्यादा जो देखी जाती है वो है संसद की सीढ़ियों पर खड़े वित्त मंत्री और उनके हाथ में एक खास लाल रंग का ब्रीफ केस। कैमरों की चमक, गंभीर चेहरे और एक रंग जो सालों तक बजट की पहचान बन गया है। सवाल यही है कि आखिर बजट के साथ लाल रंग का रिश्ता कहां से जुड़ा? क्या ये सिर्फ एक परंपरा थी या फिर इसके पीछे सत्ता, इतिहास और सोच की कोई गहरी कहानी भी छुपी है? देखिए, हमेशा की तरह इस साल भी 1 फरवरी को बजट पेश होना ही है, लेकिन इस बार दिन संडे है। इसी क्रम में आइए इस लाल बैग के पीछे की कहानी भी जान लेते हैं। भारत में बजट और लाल रंग का संबंध सीधे ब्रिटिश शासन से जुड़ा है। ब्रिटेन में सदियों से सरकारी, कानूनी और वित्तीय दस्तावेजों को लाल रंग के कवर में रखा जाता था। वहां लाल रंग को सत्ता, अधिकार और गंभीर फैसलों का प्रतीक माना जाता था। जब भारत में अंग्रेजों ने प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया तो उन्होंने बजट जैसी अहम आर्थिक फाइलों के लिए भी उसी परंपरा को अपनाया। भारत का पहला बजट 1860 में पेश किया गया था। उस समय देश पूरी तरह ब्रिटिश शासन के अधीन था और प्रशासनिक नियम भी अंग्रेज ही तय करते थे। तभी से बजट को लाल कवर या फिर लाल ब्रीफकेस में रखने की परंपरा शुरू हुई। आजादी के बाद भी ये परंपरा दशकों तक चलती रही और लाल ब्रीफकेस बजट की पहचान बन गया। बजट में लाल रंग सिर्फ दिखावे के लिए नहीं चुना जाता है, इसे जिम्मेदारी, शक्ति और गंभीरता का प्रतीक भी माना जाता है। बजट ऐसा दस्तावेज होता है जिसमें देश की कमाई, खर्च, टैक्स, योजनाएं और आर्थिक दिशा तय होती है। ऐसे में लाल रंग ये संकेत देता था कि ये फाइल बेहद महत्वपूर्ण है और इससे जुड़े फैसले पूरे देश को प्रभावित करेंगे। समय के साथ लाल ब्रीफकेस सिर्फ सरकारी परंपरा नहीं रही, बल्कि आम लोगों की नजर में बजट का प्रतीक बन गया। जैसे ही टीवी स्क्रीन पर वित्त मंत्री के हाथों में लाल फाइल दिखाई देती थी, लोगों को समझ आ जाता था कि बजट तो आने वाला है। ये रंग बजट से इतना जुड़ गया है कि बिना लाल ब्रीफकेस के बजट की कल्पना करना भी अब शायद मुश्किल लगने लगा है। साल 2019 में पहली बार बजट की फाइल का रंग बदल गया। वित्त मंत्री ने लाल ब्रीफकेस की जगह एक लाल रंग के साधारण फोल्डर का इस्तेमाल शुरू किया। इसे औपनिवेशिक दौर की परंपराओं से बाहर निकलने का प्रतीक भी माना गया। देखिए, सरकार का संदेश साफ था कि देश अब अपनी नीतियों और प्रतीकों को नए नजरिए से देख रहा है। हालांकि अब बजट लाल ब्रीफकेस में नहीं आता, लेकिन लाल रंग का इतिहास आज भी बजट की कहानी का अहम हिस्सा है।
ये रंग उस दौर की याद भी दिलाता है जब बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं बल्कि सत्ता और शासन का प्रतीक हुआ करता था। इसीलिए आज भी बजट और लाल रंग का जिक्र होते ही लोगों का उनकी जो जिज्ञासा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। देखिए, भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय अब जुड़ने जा रहा है, क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार नौवां बजट पेश करने के लिए तैयार हैं। ये ऐतिहासिक पल रविवार 1 फरवरी 2026 की सुबह 11 बजे आएगा, जब वो लोकसभा में वित्त वर्ष 2026-27 का लेखा जोखा पेश करेंगी। ये पहली बार होगा जब देश का केंद्रीय बजट रविवार के दिन पेश किया जाएगा। इस मील के पत्थर के साथ निर्मला सीतारमण देश की इकलौती ऐसी वित्त मंत्री बन जाएंगी जिन्होंने लगातार 9 बार बजट पेश किया। संसद का बजट सेशन इस बार 28 जनवरी 2026 से शुरू होगा। सेशन की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दोनों सदनों के संयुक्त संबोधन से होगी। इसके बाद 30 जनवरी को देश का आर्थिक सर्वे यानी कि इकोनॉमिक सर्वे 2026 संसद के पटल पर रखा जाएगा। ये दस्तावेज पिछले 1 साल में देश की आर्थिक सेहत का पूरा विवरण देता है और आने वाले समय की चुनौतियों और अवसरों का संकेत भी देता है। देखिए, सेशन का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, जिसके बाद एक छोटा अवकाश भी इसमें बीच में होगा। दूसरा चरण फिर 9 मार्च से शुरू होकर 2 अप्रैल 2026 को समाप्त हो जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार वी अनंत नागेश्वरन के मार्गदर्शन में तैयार होने वाला आर्थिक सर्वे 30 जनवरी को पेश होने की उम्मीद है। ये सर्वे केवल आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि ये सरकार की भविष्य की नीतियों का एक आधार भी बनता है। इसमें कृषि, उद्योग, सेवा, बुनियादी ढांचे जैसे प्रमुख क्षेत्रों का विश्लेषण किया जाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस बार के सर्वे में वैश्विक जोखिमों और देश की राजकोषीय स्थिति पर विशेष ध्यान दिया जा सकता है। निर्मला सीतारमण का ये 9वां बजट कई मायनों में खास है। उन्होंने 2019 में कार्यभार संभालने के बाद से ही बजट पेश करने की परंपराओं में कई बदलाव किए हैं, जैसे बही खाता की वापसी और फिर पूरी तरह से पेपरलेस डिजिटल बजट की शुरुआत। इस बार के बजट से मध्यम वर्ग को टैक्स में राहत और बुनियादी